हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम। आज हम क्लास 6 के भूगोल का चैप्टर सेकंड ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। नाउ वी स्टार्ट। पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी के आकार की बात हम क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट में ही कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिए, तभी आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो उत्तर से और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी हुई है और मध्य में ये थोड़ी सी उभरी हुई है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर हम कोई बॉल लेके दबाएं तो उसका जो शेप चेंज होगा, तो उस तरह की हमारी पृथ्वी है। यानी हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये ऊपर और नीचे की तरफ से थोड़ी सी चपटी हुई है और साइड से ये थोड़ी सी उभरी हुई है। इस शेप के होने के कारण इसे जियोइड कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो हमारा जो ग्लोब है वो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी छोटा रूप है उसका, पृथ्वी का छोटा रूप है, लेकिन बिल्कुल उसकी तरह ही होता है। इसमें हम पृथ्वी के समान ही सारे महाद्वीप, महासागर, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये पृथ्वी का, हमारे अर्थ का एक मिनिएचर है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। तो हमारे जो ग्लोब हैं वो अलग अलग आकार के और प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। तो कुछ ग्लोब हमारे ऐसे होते हैं जो आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और इन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। इसके अलावा हमारे पॉकेट में रखने योग्य कुछ ग्लोब होते हैं। गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। कुछ ग्लोब हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सकते हैं। वो गुब्बारे जैसे होते हैं, उसमें हवा भर दी जाती है और वो एक ग्लोब का रूप ले लेते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो हमारे जो ग्लोब होते हैं उसके ऊपर हम किसी भी देश को, महासागर को, महाद्वीप को, कि वो कहाँ से कहाँ तक है, इसे हम बिल्कुल सही आकार में, बिल्कुल सही रूप में देख सकते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वह दो बिंदु जिनसे होकर गुजरती है। तो हमारा जो ग्लोब होता है उसमें ये जो सुई होती है जिसे कि अक्ष कहा जाता है, और इसकी वजह से ही हमारा जो ग्लोब है वो रोटेट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका लट्टू घूमता है, बिल्कुल वैसे ही। तो हमारा जो ग्लोब है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है सूर्य के, वैसे ही हमारा जो ग्लोब है वो भी घूमता है इस सुई की वजह से। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ये उल्टा घूमता है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसको आसानी से बिल्कुल पृथ्वी की तरह घुमाया जा सकता है। लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। तो जैसे कि हमारे ग्लोब में ये सुई होती है, रियलिटी में हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर कोई सुई नहीं है, बस इसकी एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा मान लिया जाता है। ऐसी एक रेखा मान ली गई है कि हाँ, इस रेखा के जरिए ही पृथ्वी चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो वो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई पर्टिकुलर रेखा नहीं है जैसे कि ग्लोब में होती है। ओके, अन्य काल्पनिक रेखाएं। सबसे पहले हम ग्लोब में जितनी भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो चैप्टर है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ग्लोब की कुछ अन्य काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जैसे सबसे पहले है हमारी ये रेखा जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इस रेखा को कहते हैं हम विषुववृत्त वृत्त, इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। ये किसी भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है, इसीलिए इस रेखा को विषुववृत्त वृत्त कहा जाता है या फिर इक्वेटर कहा जाता है। इसका माप 0 डिग्री होता है और इसी को निर्धारित करते हुए हम अपनी अगली अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। अक्षांश रेखाएं जो कि हॉरिजॉन्टल खींची जाती हैं और देशांतर रेखाएं जो कि वर्टिकल खींची जाती हैं। ठीक है, अगर हम विषुववृत्त रेखा की बात करें, अगर हम विषुववृत्त वृत्त की बात करें, तो विषुववृत्त वृत्त से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव, ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी ध्रुव या फिर नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को, यानी इस हिस्से को हम साउथ पोल या फिर दक्षिणी ध्रुव
कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुववृत्त वृत्त कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी ध्रुव या फिर नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम साउथ पोल या फिर दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य काल्पनिक रेखाओं की बात करें विषुववृत्त वृत्त के अलावा, तो हमारी एक आ जाती है यहाँ पर 23.5 डिग्री की मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री की मकर रेखा। और यहाँ पर हमारी एक अन्य काल्पनिक रेखा आ जाती है, इन्हें अक्षांश कहा जाता है। हम ये जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच रहे हैं इसे अक्षांश कहा जाता है। और अक्षांश का जो माप होता है वो डिग्री में किया जाता है। ठीक है, अक्षांश जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ओके, तो हमारी यहाँ की ये जो रेखा होती है 23.5 डिग्री की, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। और यहाँ ऊपर जो हमारे 23.5 डिग्री की एक अन्य रेखा होती है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री की उत्तरी ध्रुव में खींची गई रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री की साउथ में यानी दक्षिण ध्रुव में खींची गई रेखा को मकर रेखा कहते हैं। हमारी जो कर्क रेखा होती है वो भारत से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। तो इस तरह ये पूरे 8 राज्यों को क्रॉस करते हुए भारत से गुजरती है। इसे हम कर्क रेखा कहते हैं जो कि 23.5 डिग्री की होती है। इसके अलावा हमारी अन्य काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये और कुछ इस तरह से। ये हमारी 66.5 डिग्री की अन्य काल्पनिक रेखा यानी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये हमारी जो अक्षांश रेखा है 66.5 डिग्री की, इसको कहते हैं हम लोग अंटार्कटिका, यानी दक्षिणी ध्रुव में जो 66 डिग्री की अन्य काल्पनिक रेखा होती है, अक्षांश रेखा होती है, उसको हम आर्कटिका रेखा कहते हैं, आर्कटिका रेखा। उसी तरह उत्तरी ध्रुव में हमारी जो 66.5 डिग्री की एक रेखा होती है, ये रेखा, इसको हम आर्कटिका कहते हैं, आर्कटिका। ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि उत्तरी ध्रुव में खींची गई रेखा को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं और दक्षिण की तरफ खींची गई ये अंटार्कटिका रेखा को जो 66.5 डिग्री की है, इसे हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हो जाती है हमारी ये अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो हमारी इस तरह से हॉरिजॉन्टल खींची जाती हैं पूरी, ये सब हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें से हमारी 4 अक्षांश रेखाएं इंपॉर्टेंट है। एक हमारी 66.5 डिग्री की ये अंटार्कटिका, 23.5 डिग्री की हमारी कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है। उसके अलावा विषुववृत्त वृत्त जो है वो भी एक अक्षांश रेखा है। फिर हमारी मकर रेखा और हमारी अंटार्कटिका रेखा। तो 4 रेखाएं हमारी अक्षांश रेखाएं यानी कि हमारे लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इनके माप की बात करें, यानी विषुववृत्त के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। विषुववृत्त के नीचे हमारी इधर यानी दक्षिण की तरफ हमारी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और ऊपर की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ हमारी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, और एक हो जाती है हमारी ये विषुववृत्त वृत्त, तो टोटल हो जाती है हमारी 181। अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर ऑप्शन में 181 ना हो तभी आप 180 पर टिक करना, अदरवाइज इसका राइट आंसर 181 ही होता है। 90 हमारी नीचे की तरफ साउथ की तरफ हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं और 90 ही हमारी उत्तर की तरफ अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो टोटल 180 और एक हमारी विषुववृत्त वृत्त, ये भी एक अक्षांश रेखा के रूप में ही देखी जाती है, तो टोटल हमारी 181 हो जाती है। उसके बाद इस पॉइंट को 0 डिग्री का लेकर हमारी देशांतर रेखा खींची जाती है। ठीक है, जैसे अक्षांश रेखा को खींचने के लिए हम लोग विषुववृत्त को लेते हैं, उसी तरह देशांतर रेखा को खींचने के लिए हम इस पॉइंट को लेते हैं। इसे ग्रीनिच कहा जाता है। ग्रीनिच एक जगह है, इसको डिसाइड किया गया था 1884 में कि जो देशांतर रेखा होगी वो ग्रीनिच से मानी जाएगी और यहीं से समय का निर्धारण माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी देशांतर रेखाएं जो कि हमारी वर्टिकल्स होती हैं और ये मिलकर इस तरह से ये होती है और ये पूरा एक ग्रिड बना लेती है, पूरा हमारा एक ग्लोब बन के तैयार हो जाता है इस तरह से। तो हमारी ये जो रेखाएं हो गई
यानी इस तरह से वर्टिकल जो रेखाएं हो गई, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल वाली रेखा होती है, यानी इस तरह वाली जो रेखा होती है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो इस तरह वाली रेखा होती है, यानी कि जो वर्टिकल रेखा होती है, उसे हम देशांतर कहते हैं। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो जैसे हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बांटा था, उसी तरह से हम पूर्वी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव को भी बांट लेते हैं। ये हमारी जो रेखा है, यानी हमारी ग्रीनिच की ये जो रेखा है, इसे हम ग्रीनिच की रेखा कहते हैं। तो ग्रीनिच के राइट साइड का जो पार्ट होता है, उसे हम पूर्वी ध्रुव कहते हैं, पूर्व का ध्रुव कहते हैं। और ग्रीनिच के लेफ्ट साइड जो होता है, वो हमारा पश्चिम ध्रुव कहलाता है। ठीक है, पश्चिम ध्रुव कहलाता है। तो ग्रीनिच के राइट साइड यानी पूरब ध्रुव की तरफ अगर हम आंकड़ों की बात करें, रेखाओं की बात करें, तो 180 होती हैं। टोटल 180 हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं पूर्व की तरफ, और उसी तरफ पश्चिम की तरफ हमारी 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। तो दोनों तरफ 180 180, तो टोटल हमारी 180 इधर और 180 इधर, तो टोटल हमारी हो गई 360। तो 181 हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं और 360 हमारी हो जाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी खींची गई है हॉरिजॉन्टल, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, और जो हमारी वर्टिकल खींची गई है, ये हमारी देशांतर रेखा है। और ये दोनों मिलकर हमारा एक पूरा ग्रिड बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो किसी भी समय का निर्धारण करने के लिए या फिर स्थान का पता लगाने के लिए हमें इस ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है, इस पूरे ग्लोब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर जो भी हम समय नापते हैं वो ग्रीनिच के अकॉर्डिंग ही नापते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे इसे। तो क्या होता है कि अगर आपको ग्रीनिच के पूर्व की तरफ का समय नापना है तो +4 कर दिया जाता है, और अगर आपको ग्रीनिच के पश्चिम का समय मापना है तो -4 कर दिया जाता है। इसे मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको कि हमारी जो बीचों बीच ये रेखा होती है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे विषुवृत्त वृत्त कहते हैं, यानी इक्वेटर। 2 भागों में इसने बांट दिया, तो ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे और नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसमें 4 रेखाएं इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है हमारी कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका रेखा और अंटार्कटिका रेखा। इन सब की डिग्री हमें पता चल गई। कर्क रेखा की 23.5 डिग्री, मकर रेखा की हमारी 23.5 डिग्री, अंटार्कटिका की 66.5 डिग्री और अंटार्कटिका की 66.5 डिग्री। याद रखना आप लोग, मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा साउथ में होता है और अंटार्कटिका और कर्क हमारा नॉर्थ में होता है। उसी तरह से हमारा पूर्व हो जाता है और पश्चिम हो जाता है। ठीक है, पूर्व में हमारी 180 रेखाएं होती हैं और पश्चिम में भी हमारी 180 रेखाएं होती हैं। उसी तरह जो हमारा अक्षांश है, अक्षांश विषुववृत्त के ऊपर 90 अक्षांश और नीचे की तरफ हमारा 90 अक्षांश, तो टोटल मिला के हो जाता है हमारा 180 और एक हमारी विषुववृत्त यानी 181। ओके, अन्य काल्पनिक रेखाएं जैसा कि हमने अभी देखा, अब हम इसको डिटेल से देख लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग। ये आप लोगों की एक डेफिनेशन की तरफ भी हो जाएगी। एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो हमारी जो रेखा बांट रही थी बीचों बीच वृत्त को हमारे, उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। अगर हम पीछे से भी इसको देखें तो ये पूरा एक इस तरह से वृत्त बनाती है, एक सर्कल की तरह बनाती है। ठीक है, इसीलिए इसे विषुववृत्त वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। तो विषुववृत्त पे जो बांटने वाली ये रेखा है, इसके आधे भाग को हमने उत्तरी गोलार्ध कहा और आधे भाग को हमने दक्षिणी गोलार्ध कहा, और ये दोनों बिल्कुल इक्वल होता है। इस प्रकार विषुववृत्त वृत्त पृथ्वी का एक काल्पनिक वृत्त है, काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और इनकी जो रेखाएं होती हैं बिल्कुल नीचे तक, हमारी जो रेखा देखने को मिलती है ऊपर नीचे, इसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये सारी रेखाएं हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और जो हमारी विषुववृत्त की जो रेखा थी वो भी हमारी अक्षांश रेखा थी।
ये सब हम पढ़ चुके हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। हमारी जो विषुवत वृत्त थी वो 0 डिग्री को दर्शाती है। हम हमेशा अक्षांश को डिग्री में ही नापते हैं। हमारा जो लैटिट्यूड्स होते हैं या फिर हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं, देशांतर होते हैं, उन्हें भी हम डिग्री में ही मापते हैं। ठीक है। विषुवृत्त में से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। तो नीचे की तरफ यानी उत्तर की तरफ हमारे 90 अंश होते हैं और ऊपर की तरफ हमारी 90 डिग्री होती है। 90 अंश 90 अंश। ठीक है। इस प्रकार 90 अंश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिण ध्रुव को। इस प्रकार विषुवृत्त वृत्त के उत्तर की सभी समान रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवृत्त के दक्षिण स्थित समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो हमारी जो भी ये रेखाएं बनती हैं, तो जो भी हमारी उत्तर की तरफ बनती है उसे हम उत्तरी अक्षांश कह देते हैं। जो भी हमारी दक्षिण की तरफ बनती हैं उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कह देते हैं। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। तो हमारा जो भी मतलब अंश होगा, जो भी हमारी डिग्री होगी किसी भी देश को मतलब लोकेट करने वाली, जैसे हमारे इंडिया का अगर हम देखें तो 82.5 डिग्री करके होता है कि अगर इंडिया को ग्लोब में देखा जाए तो 82.5 डिग्री पर उसको दर्शाया जाता है। तो अगर हमें इंडिया के ये 82.5 डिग्री को लिखना है तो उसके साथ हम उत्तर मतलब ये उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ है ये भी मेंशन करना पड़ता है। ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो हॉरिजेंटो दोनों ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का एक शहर है चंद्रपुर और ब्राज़ील में एक जगह है बेलो हॉरिजेंटो और दोनों ही क्या है कि 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजेंटो विषुवृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजेंटो 20 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि अगर आपको मैप में 2 राज्यों के अलग अलग शहरों का नाम दे दे, जैसे कि बोल दे कि महाराष्ट्र में भी एक शहर है उसका नाम है रामपुर और उसी तरह से जैसे बिहार है तो बिहार में भी एक जगह है जिसका नाम है रामपुर। तो आप दोनों ही जगह को बताइए। तो आप एक तो महाराष्ट्र में रामपुर को दिखाओगे और दूसरा आप जो बिहार है वहाँ पे रामपुर को दिखाओगे, मतलब जो दूसरी जगह है वहाँ के रामपुर को दिखाओगे। तो यहाँ पर ये 20 डिग्री का ही बोल रहा है, दोनों को 20 डिग्री का ही बोल रहा है कि चंद्रपुर भी 20 डिग्री पर ही है और हमारा जो दूसरा है हॉरिजॉन्टो वो भी 20 डिग्री पर है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो हमारा चंद्रपुर वाला है वो हमारे उत्तर में है, लेकिन जो हमारा बेलो हॉरिजॉन्टो का है वो हमारा दक्षिण की तरफ है। ठीक है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो किसी प्लेस को लोकेट करने का भी काम करती हैं, अक्षांश और देशांतर दोनों मिलकर। लेकिन अभी हम अक्षांश की मदद से करेंगे, पहले हम लैटिट्यूड्स की मदद से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर उसके ऊपर वृत्त के ऊपर इसको दर्शाते हैं तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे विषुवृत्त वृत्त हो गया हमारा, ये हमारी उत्तर की साइड हो गई, ये हमारे दक्षिण की साइड हो गया। तो जैसे कि हमने कर्क और मकर रेखा देखा था जो कि 23.5 डिग्री के लगभग था, तो इसके आसपास कहीं 20 डिग्री होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 20 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाली जगह दोनों में ही। ठीक, तो ये हमारी 20 डिग्री हो गई, ये वाली जगह 20 डिग्री हो गई। अब क्या होगा कि ये हमारा दक्षिण का हो गया, दक्षिण यानी कि बेलो हॉरिजेंटो, ये हमारा 20 डिग्री जो है ये बेलो हॉरिजेंटो को दर्शाएगा और ये वाला जो 20 डिग्री है ये हमारे चंद्रपुर को दर्शाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि इस पूरे सर्कल में यानी यहाँ पर जो पूरा सर्कल बनेगा ये 20 डिग्री वाला, इस जगह पर कोई ऐसी जगह होगी यानी कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर हमारी ये जगह दी होगी। तो अगर हमें देशांतर पता होता तो हम इसको बिल्कुल सही निकाल पाते। ठीक है। आगे हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर देशांतर और अक्षांश दोनों दिए होंगे, तब हम किसी जगह को बिल्कुल सही निकाल पाएंगे। नेक्स्ट, जैसे ही हम वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे क्या होता है कि जो हमारा ये होता है वृत्त से अगर हम देखें
अगर हम विषुववृत्त वृत्त से देखें तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम अक्षांशों से आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि नीचे वाली हमारी जो रेखाएं होती हैं वो छोटी होती जाती हैं। ठीक है, एकदम लास्ट में जाते जाते बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जाता है। जैसे जैसे हम उससे दूर जाएंगे, इस रेखा से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे उसका जो आकार है वो घटता जाएगा, लास्ट में आके वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा 4 रेखाएं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, उत्तरी गोलार्ध में हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं हमारी, चारों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी गोलार्ध में हमारी मकर रेखा, विषुवत वृत्त के 66.1 उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब अगर हम पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात करें, इसका मतलब है कि जैसे सूरज की जो रोशनी है वो किस जगह पर पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कैसा मौसम रहता है, यानी गर्मी रहती है या सर्दी रहती है, क्या मौसम रहता है, हम इसको देखते हैं। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। तो क्या होता है कि हमारे ये कर्क रेखा के और मकर रेखा के बीच की ये जो जगह होती है, यहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, और साल में एक दिन ऐसा आता है कि ये बिल्कुल सर के ऊपर होती है, तो इस वजह से यहाँ पर गर्मी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि जैसे हम किसी किसी हीट के सोर्स के आगे बैठे हों, तो हम उसके जितने ज़्यादा सामने बैठेंगे हमें गर्मी उतनी ज़्यादा लगेगी। अगर हम थोड़ा सा पीछे बैठेंगे तो हमें उसकी गर्मी थोड़ी कम लगेगी। जैसे अगर आप किसी आग वगैरह के सामने बैठते हो तो आप जितना आगे बैठोगे आपको उतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी, अगर आप साइड में बैठोगे तो आपको थोड़ी सी कम गर्मी लगेगी। तो उसी तरह सूरज भी होता है, सूरज की रोशनी जिस तरफ ज़्यादा पड़ती है वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो हमारी जो ये है कर्क रेखा और मकर रेखा, हमारी जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच की ये जो जगह है यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इस जगह को उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला आ जाता है हमारा कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। जिस क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है उस स्थान को शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। उसके बाद सूरज की रोशनी जो होती है वो इस वाले इलाके में, यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय कह लीजिए या फिर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये रोशनी डायरेक्ट आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी ऐसी चपटी सी हो जाएगी, वहाँ तक फैलने में उसको थोड़ा सा फ्लैट सा हो जाएगा वो, तो यहाँ पे उतनी रोशनी नहीं पड़ेगी जितना कि हमारा उष्ण कटिबंधीय में पड़ रहा है। यहाँ पे ऊष्मा कम होगी, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो सूरज होता है वो दोपहर में बिल्कुल सर के ऊपर नहीं आता है, तो ये जो जगहें होंगी वो हमारी शीतोष्ण कटिबंध की कहलाती हैं। अब आता है हमारा जिस क्षेत्र में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता उस स्थान को शीत कटिबंध कहते हैं। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ की धरती और आसमान बिल्कुल मिलते हुए नज़र आते हैं, उस जगह को हम क्षितिज कहते हैं। तो जिस क्षेत्र में जो सूर्य है वो बिल्कुल क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है उसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो हमारी जो सूरज की रोशनी है वो यहाँ तो पड़ रही है, यहाँ भी हल्की हल्की पड़ेगी, लेकिन ये जो शीत कटिबंध वाले इलाके होते हैं यहाँ पर इसकी रोशनी बहुत कम पड़ती है। यहाँ पे धूप नहीं उगती है ज़्यादातर, यहाँ पर जैसे कि बर्फ़ ही रहती है, साल भर यहाँ पर बर्फ़ ही रहती है यहाँ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रीज जोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इलाके होते हैं हमारे शीत कटिबंध वाले, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है इस वजह से। तो इस एरिया में जितने भी देश आएंगे यहाँ पर ज़्यादातर ठंडी ही रहती है, जैसे कि हमारे यूरोप वगैरह में ज़्यादातर ठंडी रहती है। देशांतर, अब हम देशांतरों की बात करते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त देशांतर की भी आवश्यकता होती है। तो अगर हमें किसी जगह के बारे में बताना है तो हमें अक्षांश के साथ साथ देशांतर भी
पता होने चाहिए, यानी हमें उसके लॉन्गिट्यूड्स भी पता होने चाहिए। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। क्या होता है कि हमारी जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी जो ये लंबाई होती है वो इक्वल होती है बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ से शुरू होते हैं, ग्रीनिश से शुरू होते हैं, और इनकी ये सारी रेखाएं बिल्कुल इक्वल होती हैं। बल्कि हमने अक्षांश में देखा था कि जैसे जैसे हम ये वृत्त से दूर होते जा रहे थे, वैसे वैसे नीचे आते तक वो बिल्कुल ऐसे छोटी हो जा रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो इसीलिए इनकी डिग्री के लिए या फिर इनकी संख्याओं को बिल्कुल सही व्यक्त करने के लिए क्या हुआ था कि तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। तो जब मतलब ये प्रॉब्लम हो रही थी इसको काउंट करने के लिए, तब सारे देशों ने डिसाइड किया कि जो ग्रीनिच है, जो हमारा, जैसे हमने वीडियो में भी देखा था, मतलब लास्ट में देखा था कि हमारा ये जो ग्रीनिच था, तो यहाँ से गुजरने वाली ये जो लाइन थी, इसको प्रमुख यामोत्तर कहा गया था, ठीक है। और इसको 0 डिग्री के रूप में नापा गया था, और इसी से हमारी बाकी की सारी देशांतर रेखाओं को हम निकालते हैं, खींचते हैं, और देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं, और इसके द्वारा हम 180 पूर्व और 180 पश्चिम की गणना करते हैं। यानी प्रमुख यामोत्तर से इस तरफ हमारा पूर्व और इस तरफ हमारा पश्चिम, इसकी भी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं और इसकी भी 180 देशांतर रेखाएं होती है। तो ग्रीनिच से हम प्रमुख यामोत्तर रेखाओं को देखते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तरों मिलकर पृथ्वी को 2 भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। तो हमारी ये जो प्रमुख यामोत्तर होती है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। और जो हमारा विषुववृत्त था वो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रहा था, ठीक है। अब क्योंकि हमें अक्षांश के बारे में भी पता चल गया और देशांतर के बारे में भी पता चल गया, यानी हमने लैटिट्यूड्स को भी देख लिया और लॉन्गिट्यूड्स को भी देख लिया। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं असम के धुबरी का। असम में एक जगह है धुबरी, तो वहाँ पे बताया गया है कि 26 उत्तरी अक्षांश में और 90 पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम एक ग्लोब पे इससे पहले वो बना लेते हैं, ये हमारा विषुववृत्त बन गया, फिर हमने अपने अक्षांश बना लिए, फिर हमने अपने देशांतर बना लिए, इस तरह से करके आप लोग इसे बनाकर देखिएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बोल रहा है कि जो हमारा 26 है वो उत्तर की तरफ, तो ये हमारी विषुववृत्त वृत्त हो गई। तो 26, अगर 23 यहाँ पर कहीं आ रहा है तो 26 हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 90 पूर्वी देशांतर की तरफ, तो 90 हमारा ये बन जाएगा, 1 मिनट, जो 90 है वो हमारा यहाँ पर कहीं बनेगा, ये, ठीक है। तो ये हमारा 90 हो गया और ये हमारा 26 हो गया, ये वाला। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा, यहाँ पर जो एक पॉइंट बनेगा, ये हमारा असम का धुबरी होगा, ठीक है। देशांतर व समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो अगर हमें कहीं का समय मापना है तो उसका सबसे अच्छा साधन है हमारी पृथ्वी और चंद्रमा और ग्रह जो घूमते रहते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। तो सूर्यास्त और ये सूर्योदय होना किसी भी जगह का सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम वहाँ के समय का पता लगा सकें। स्थानीय समय का अनुमान। स्थानीय समय का मतलब होता है किसी जगह का समय। सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है कि वहाँ पर क्या समय हो रहा है, ये वहाँ की परछाई से पता चलता है। सूर्य से जो परछाई बनती है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो अगर आपकी परछाई छोटी बन रही है सूर्य की वजह से, तो इसका मतलब है कि वो दोपहर है, और अगर लंबी बन रही है तो वो सूर्यास्त या फिर
सूर्योदय या फिर सूर्यास्त है। ठीक है, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय हम यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या होता है कि जैसे कि हमने ग्लोब में देखा, हमारा जो ग्रीनिच था, तो ग्रीनिच में अगर सूरज एकदम ऊपर है, ग्रीनिच शहर में अगर सूरज बिल्कुल अपने सर के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है वो उस शहर में, तो पूरे यानी पूरे यामोत्तर में जितने भी हमारे देश होंगे उन सब में हर जगह पर उस समय दोपहर ही हो रही होगी। लेकिन अगर हम ग्रीनिच के राइट साइड की बात करें यानी पूरब की बात करें तो यहाँ पर समय आगे की तरफ होता है, और इस साइड बात करें पश्चिम की तरफ बात करें तो समय पीछे की ओर होता है। लेकिन ग्रीनिच में जो यामोत्तर लाइन होती है, हमारी ग्रीनिच की जो यामोत्तर लाइन होती है, वहाँ पर समय बिल्कुल एक ही होता है। अगर ग्रीनिच में दोपहर हो रही है तो उस लाइन में जितने भी हमारे उस डिग्री में जितने भी देश आएंगे सब में दोपहर ही होगी। ओके, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। वह समय जो ग्रीनिच इसके पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है, तो जो ग्रीनिच से राइट साइड है यानी जैसे हमारा इंडिया हो गया तो वो ग्रीनिच से आगे चलता है, हमारे इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनिच से आगे चलता है, और जो पश्चिम की तरफ होंगे उनका समय ग्रीनिच से पीछे चलेगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है, अर्थात वह एक मतलब जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, उसी तरह जो हमारी पृथ्वी है अगर उसको 15 डिग्री घूमना है, अगर उसको 15 डिग्री घूमना है तो उसको 1 घंटे का समय लगता है। 15 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी 1 घंटे का समय लेती है, और 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो इस प्रकार दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच में समय होगा 15 × 4 = 60। ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे वहाँ दोपहर का 1 बजेगा। तो ग्रीनिच के जो पूर्व के देश होंगे यानी अगर हम पूर्व के देशों की बात करें तो वो ग्रीनिच से हमेशा 1 घंटा आगे चलेंगे, क्योंकि 15 × 4 करते हैं तो 60। तो अगर ग्रीनिच में 12 बज रहे हैं तो वहाँ पर 1 बज रहे होंगे। ठीक है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उस समय दिन के 12 बजते हैं। तो कोई भी जगह है, कोई भी देश है, तो वहाँ पर अगर सूरज अपने आकाश में अपने उच्चतम यानी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उस समय दिन का 12 बज रहा होगा। घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। हर जगह का जो स्थानीय समय होता है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो घड़ी में जो समय दिखाया जा रहा है वो उस स्थान का, उस जगह का स्थानीय समय होता है। मानक, देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा के स्थानीय पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। हमारे यहाँ पर जो मानक समय माना गया है यानी भारत का जो मानक यामोत्तर माना गया है वो 82.5 को माना गया है। ठीक है, यानी क्या होता है कि भारत ग्रीनिच के पूर्व यानी 82.5 पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे चलता है, 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा 82.5 है। ठीक है, तो अब 82.5 को आप इंटू कर दीजिए 4 से। ठीक है, क्योंकि ग्रीनिच के पूर्व में स्थित है हमारी जो जगह है वो उसके पूर्व में स्थित है, ग्रीनिच के पूर्व में स्थित है, मानक यामोत्तर के इस साइड स्थित है। तो उसके लिए अगर हम 4 से इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप आवर्स और मिनट में तो ये आ जाएगा 5.5 घंटा। यानी ग्रीनिच के अकॉर्डिंग, ग्रीनिच के जितने भी शहर होंगे, देश होंगे, उसके अकॉर्डिंग भारत 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पर जो समय है वो अगर 2 बज रहे हैं ग्रीनिच के किसी भी शहर में, किसी भी देश में, उस पॉइंट पे अगर 2 बज रहे हैं किसी देश में तो हमारे यहाँ पर 7:30 बजेंगे। हमारा जो टाइम आवर है वो उनसे 5.5 घंटा आगे चलता है। उसी तरह अगर हम पश्चिम की कैलकुलेशन करें तो वो थोड़ा पीछे चलेगा। ठीक है, ग्रीनिच से पीछे चलेगा। तब कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं।
उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतरों तक के क्षेत्र को घेरता है। तो पृथ्वी को एक एक घंटे यानी हमारे पूरे 24 घंटे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 24 समय क्षेत्र में बांट दिया गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।